नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं साइमा खान, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार। श्री अमरनाथ जी यात्रा की शुरुआत हो गई है। यात्रा जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालटाल मार्गों से शुरू हो रही है और पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी और दोनों मार्गों पर विश्राम स्थल, भोजनालय, स्वास्थ्य सेवाएं और बचाव दल जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। पत्र में पीएम मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। उन्होंने कहा है कि बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन लाखों श्रद्धालुओं के जीवन में एक अविस्मरणीय और अत्यंत शुभ अनुभव है। गृह मंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा शुरू होने पर श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर लिखा है कि बाबा बर्फानी के दर्शन पूजन हेतु जाने वाले सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं। मोदी सरकार द्वारा संपूर्ण यात्रा मार्ग पर मल्टी लेयर सुरक्षा ग्रिड, क्यूआर कोड आधारित पंजीकरण, श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए और स्वास्थ्य सेवाओं व आपदा प्रबंधन की सुदृढ़ व्यवस्था की गई है, जिससे प्रत्येक श्रद्धालु की यात्रा सुरक्षित, सुगम और सुखद बनी रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल पेरिस में आयोजित इंडिया फ्रांस बिजनेस राउंड टेबल में भाग लिया और इस दौरान उन्होंने फ्रांसीसी कंपनियों, निवेशकों और वित्तीय संस्थानों को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि पिछले 10 साल में भारत फ्रांस व्यापार दोगुना हो चुका है और आज भारत में करीब 1000 फ्रांसीसी कंपनियां काम कर रही हैं। फ्रांस की एरोस्पेस लॉजिस्टिक कंपनी फ्लाइंग व्हेल्स के अध्यक्ष सेबेस्टियन बोगोन ने कल पेरिस में वित्त मंत्री से मुलाकात कर सेबेस्टियन बोगोन ने वित्त मंत्री को फ्लाइंग व्हेल्स की दुनिया भर में संचालित सतत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं की जानकारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत में फ्लाइंग व्हेल्स जैसी कंपनियों के लिए व्यापक अवसर मौजूद हैं और कंपनी को देश के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एमुंडी की सीईओ वैलेरी वॉटसन ने वित्त मंत्री से मुलाकात की और इस दौरान वॉटसन ने निर्मला सीतारमण को एसबीआई के साथ साझेदार और गिफ्ट सिटी में अपनी भागीदारी के जरिए भारत में अपनी लंबी साझेदारी के बारे में जानकारी दी। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और बैंकिंग व्यवस्था को वैश्विक स्तर पर और मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेरिस में बीएनपी पैरिबास ग्रुप के डिप्टी सीईओ एवं एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यान गेराडियन से मुलाकात की। बैठक में भारत में निवेश की संभावनाओं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने उन्हें बताया है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में सरकार ने बैंकिंग क्षेत्र पर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। भारत जापान संयुक्त आर्थिक मंच की बैठक नई दिल्ली में हुई है। विदेश मंत्रालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी और जापान की पीएम ताकाइची ने इस क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता लाने में विशेष रणनीतिक साझेदारी की भूमिका को माना है। भारत जापान ने ऊर्जा सुरक्षा मजबूती और हरित विकास और आर्थिक सहयोग को मजबूत बनाने पर भी सहमति जताते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है। ऊर्जा क्षेत्र में दोनों देशों ने मजबूती को बढ़ावा देने और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ाने पर जोर दिया है। और इसके साथ ही भारत में 1000 बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की दिशा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी है, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड के अपने पहले आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और इस बात की जानकारी खुद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने दी है। लक्सन ने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते न्यूजीलैंड की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है।
कोलकाता में आज से राज्य विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय प्रणाली से संबंधित कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना, इसमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी शामिल है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि भारत का विकास पश्चिम बंगाल के विकास पर टिका हुआ है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर के स्टीन ऑडिटोरियम में आयोजित साप्ताहिक पत्रिका ऑर्गेनाइजर के 80वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा अपने आवास से रवाना हुए हैं। वह बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन के साथ ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनई के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए ईरान रवाना हुए हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चंदा गबन मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एक नई कार्रवाई सामने आई है। पुलिस अविनाश को अयोध्या जिला जेल से कहीं अन्य स्थान पर ले जाती हुई नजर आई है। हालांकि इस ट्रांसफर की आधिकारिक वजह अभी साफ नहीं हुई है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का उद्घाटन हुआ, जहां आम की 800 से ज्यादा किस्में प्रदर्शित की जाएंगी। पंचायती राज मंत्रालय नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर एक्स पर लिखा कि बेलारूस गणराज्य के विदेश मंत्री मैक्सिम रिजेनकोव वहां की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई। आगरा में यूपी टेट 2026 परीक्षा के दूसरे दिन अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा यूपी टेट परीक्षा 2 जुलाई से 4 जुलाई तक आयोजित की जा रही है। ओडिशा के पुरी में 16 जुलाई से शुरू होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की तैयारियां जोरों पर हैं। पश्चिम बंगाल परिवहन विभाग ने शहर की ऐतिहासिक ट्राम प्रणाली को पुनर्जीवित और अपग्रेड करने की दिशा में विस्तृत योजना पर काम शुरू कर दिया है। जमशेदपुर में करणी सेना से जुड़े हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में बुलाए गए भाजपा के बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। भाजपा ने कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए ये बंद बुलाया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती अनंतपुर हाईवे पर कंभम के पास एक लॉरी ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी राज्य में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के फुल एक्शन मोड में हैं और इसी क्रम में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पुलिस को साइबर अपराध पर लगाम लगाने की दिशा में ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और साथ ही साइबर क्राइम से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करने की बात भी कही है। वैश्विक वस्त्र आयोजन भारत टेक्स 2026 आगामी 14 से 17 जुलाई तक भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। भारतीय वस्त्र उत्कृष्टता को वैश्विक विकास से जोड़ने की पहल। राजस्थान में सीकर स्थित श्री खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे की ओर से एक अच्छी खबर सामने आई है। भारतीय रेलवे ने धाम के पास एक और नए रेलवे स्टेशन सुंदरपुरा के निर्माण को अनुमति दे दी है। भारतीय रेल ने मालदा डिवीजन में सिंगलिंग को आधुनिक बनाने के लिए 20 स्थानों पर 274 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रॉनिक इंटरलिंकिंग परियोजना को स्वीकृति दी है। इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से विकसित गगन यानी कि GPS-8 GEO ऑगमेंटेड नेविगेशन अब भारतीय आसमान को पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सटीक बना रहा है। वेनेजुएला में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चल रहे ऑपरेशन अमितस्ताद के तहत भारतीय सेना की मेडिकल टीम लगातार राहत कार्य कर रही है। 60 पैरा फील्ड हॉस्पिटल की टीम ने अब तक 815 मरीजों का इलाज किया है।
टीम ने कल तक 233 डेंटल कंसल्टेशन और 1836 लैब टेस्ट और 253 एक्सरे जांच की हैं और इसके अलावा लगभग 65 सर्जरियां भी की गई हैं, जबकि 20 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली अग्निशमन सेवा अगले 6 महीनों में राष्ट्रीय राजधानी में 8 नए दमकल केंद्र खोलने जा रही है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट देना बंद कर दिया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि निजी स्कूलों को अब किसी भी प्रस्तावित शुल्क वृद्धि को 18 निर्धारित मानकों के आधार पर उचित ठहराना होगा और अभिभावकों को संतुष्ट करना होगा कि शुल्क बढ़ोतरी वाजिब है। नागर विमानन मंत्रालय ने देश भर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इबोला स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल का शुभारंभ किया है। उन्नत एयर सुविधा 2.0 में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए पूरी तरह से संपर्क रहित और कागज रहित स्वास्थ्य स्व घोषणा प्रणाली शुरू की गई है और इस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय यात्री आगमन से 24 घंटे पहले तक अपनी स्वास्थ्य स्व घोषणा ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में तिब्बत सीमा के पास बीती रात हुई तेज बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग 5 अवरुद्ध हो गया है। जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन मिलकर राजमार्ग दोबारा खोलने में लगे हुए हैं। यूपी के एटा जिले के बागवाला पुलिस स्टेशन इलाके में किलर माऊ गांव के पास तेजी से आ रहे एक टैंकर ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी रोडवेज बस को टक्कर मार दी, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई और 11 अन्य घायल हो गए। केरलम में रुक रुक कर बारिश हो रही है और ऐसे में मौसम विज्ञान विभाग ने आज और कल के लिए 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि बारिश का ये दौर 7 जुलाई तक जारी रह सकता है। केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए एक एडवाइजरी जारी की है। भूस्खलन और बाढ़ की आशंका वाले इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा गया है कि वे अधिकारियों के दिशा निर्देश के अनुसार ही सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। मॉनसून ने उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक दस्तक दे दी है और बारिश का दौर शुरू हो चुका है। मौसम विभाग ने आज यूपी बिहार समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरलम में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में सतही हवा, हल्की बारिश, बिहार, झारखंड में भारी बारिश और आंधी और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में तेज हवा और भारी बारिश और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100, खबरें तेज रफ्तार। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को मजबूत 27 करोड़ मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़ाकर जल्द ही लगभग 30 करोड़ मीट्रिक टन करने जा रहा है। और इसी दिशा में राजस्थान में बन रही HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड परियोजना को एक बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वैश्विक स्तर पर नई रिफाइनरियों की धीमी पड़ती रफ्तार के बीच भारत अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक रिफाइनरियों का विकास कर दुनिया में अपनी धाक जमा रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार देश की LPG वितरण व्यवस्था अब लगभग पूरी तरह से डिजिटल हो चुकी है और 98 से 99% बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.7% की दर से बढ़कर बढ़ी है, जिससे भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन रहा है। अंतिम तिमाही में विकास दर और तेज हुई है तथा चौथी तिमाही में भी रियल जीडीपी वृद्धि 7.8% रही है। मजबूत जीडीपी वृद्धि, विनिर्माण और सेवा क्षेत्र का विस्तार, रिकॉर्ड वाहन की बिक्री, बेहतर जीएसटी संग्रह और निर्यात में स्थिरता इस बात का संकेत है कि देश में घरेलू मांग और निवेश का माहौल लगातार मजबूत बना हुआ है। भारत में कैप्टिव और वाणिज्यिक खदानों से जून 2026 में कोयला उत्पादन 14.9% से बढ़कर 1.788 करोड़ टन के पार पहुंच गया है। बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 650 अंकों की बम्पर तेजी के साथ 78,152 के लेवल पर खुला है, तो वहीं एनएसई का निफ्टी 50 ने 199.95 अंकों की तेजी के साथ 24,375 पर कारोबार की शुरुआत की। कमजोर अमेरिकी डॉलर के कारण शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में भारी उछाल आया है, जिससे एमसीएक्स पर सोना 1.44% और चांदी 1.82% तक महंगे हो गए। एसबीआई के अनुसार 2030 तक इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बाजार की हिस्सेदारी 20% तक पहुंचने पर देश का आयात बिल 1 लाख करोड़ रुपए तक कम हो सकता है। पश्चिम एशिया संकट के बाद भारत में ईवी पंजीकरण में भारी उछाल आया है। घरेलू उद्योगों की शिकायत पर भारत ने चीन समेत अन्य देशों से आयातित 5 प्रमुख उत्पादों के खिलाफ डंपिंग विरोधी जांच शुरू कर दी है और इन उत्पादों में इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर, पीईटी फिल्म्स, ग्लास वॉल्स और साइन्यूरिक क्लोराइड और कार्बन रेजर शामिल हैं। एफएसएसएआई ने रेड बुल, मॉन्स्टर और स्टिंग जैसे बड़े ब्रांड्स को नियमों के उल्लंघन पर नोटिस भेजा है। प्राधिकरण के अनुसार भारत में एनर्जी ड्रिंक्स नाम की कोई कैटेगरी नहीं है और एनर्जी बढ़ाने के दावे भ्रामक हैं। टाटा स्टील ने अपनी दीर्घकालिक उत्पादन क्षमता को 40 मिलियन टन प्रति वर्ष एमटीपीए तक पहुंचाने के लिए नए संयंत्रों और भूमि अधिग्रहण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने व्हाट्सएप के नए यूजर आईडी रोल आउट प्लान पर कहा है कि इस नए फीचर से फर्जी पहचान बनाने की संभावना बढ़ेगी, जिससे साइबर अपराधों को काफी बढ़ावा मिल सकता है। व्हाट्सएप यूजर आईडी मामले में नोटिस के बाद आईटी मंत्रालय ने टेलीग्राम को भी नोटिस जारी किया है। टेलीग्राम ने 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है। अदानी ग्रुप और अबुधाबी की कंपनी आईएचसी मिलकर ओडिशा में एक नए एल्युमिनियम प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं और इस ऐतिहासिक और विशाल परियोजना में कुल 11.5 अरब डॉलर का भारी भरकम निवेश किया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का पीआर उद्योग वित्त वर्ष 2030 तक 4,500 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2025-26 में ये उद्योग 11% की वृद्धि के साथ 3,230 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। नेपाल में जून 2026 के दौरान हवाई मार्गों से 41,809 भारतीय पर्यटक पहुंचे, जो कुल विदेशी आगंतुकों का लगभग 46% है और अब तक का एक नया रिकॉर्ड है। चीनी ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा अमेरिका में अपने प्लेटफॉर्म के जरिए अवैध दवाओं और उपकरणों की बिक्री रोकने में विफल रहने के कारण अमेरिकी न्याय विभाग को 60 करोड़ डॉलर का भुगतान करेगी। और इस समझौते के तहत अलीबाबा ग्रुप और उसकी पेमेंट फर्म यूएएस मर्चेंट सर्विसेज ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए भविष्य में अपनी निगरानी और अनुपालन व्यवस्था को और सख्त करने का वादा किया है। यूरोपीय संघ ने कीटनाशकों की अधिकता और सख्त खाद्य मानकों के उल्लंघन के कारण पाकिस्तानी चावल की खेप को खारिज कर दिया है और इसके बावजूद बांग्लादेश पाकिस्तान से 50,000 मीट्रिक टन चावल खरीदने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका और इजराइल के हवाई हमलों में जान गंवाने वाले ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनई के निधन के 4 महीने बाद उनका पार्थिव शरीर तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है, जहां 4 जुलाई से राजकीय अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हो गई हैं। तेहरान के बाद कुम और इराक में भी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किए जाएंगे और 9 जुलाई को उनके गृह नगर मशहद में उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा।
ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनई के अंतिम संस्कार के चलते अमेरिका के साथ शांति वार्ता रुक गई है और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान बातचीत की लगभग सभी शर्तें मान चुका था। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के रणनीतिक जलमार्ग में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। बहरीन के विदेश मंत्री ने ईरान पर रिहायशी इलाकों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर बैलिस्टिक मिसाइल तथा ड्रोन से हमला करने का गंभीर आरोप लगाया है और इन हमलों में 3 लोगों की मौत और सैकड़ों के घायल होने का हवाला देते हुए बहरीन ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अपनी आत्मरक्षा का अधिकार सुरक्षित रखने की चेतावनी दी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर ड्रोन और मिसाइलों से इस साल का सबसे विनाशकारी हमला किया है, जिसमें 21 लोगों की मौत हो गई है और कई रिहायशी इमारतें तबाह हो गई हैं। इस भीषण हमले की संयुक्त राष्ट्र ने कड़ी निंदा की है, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने सहयोगियों से वायु रक्षा प्रणाली बढ़ाने की अपील की है और ब्रिटिश राजदूत ने रूस पर शांति वार्ता के लिए दबाव बनाने की बात कही है। यूरोप में हालिया भीषण गर्मी के बाद फ्रांस के भूमध्य सागरीय तटीय इलाकों में जंगलों की आग लगातार फैल रही है। करीब 2000 दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु ने बताया है कि इस सीजन में अब तक लगभग 8700 हेक्टेयर क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है। कांगो में इबोला महामारी से निपटने के लिए ट्रीटमेंट ट्रायल शुरू कर दिया गया है, जहां इस जानलेवा वायरस से अब तक 438 लोगों की मौत और 1400 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कदम को अहम बताया है। हालांकि इटूरी प्रांत के एक उपचार केंद्र पर हुए घातक हमले में 2 लोगों की मौत ने इसे स्वास्थ्य अभियान के सामने गंभीर सुरक्षा चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। अमेरिका ने अपनी आजादी के 250वीं वर्षगांठ पर एक विशेष स्मारक पासपोर्ट पेश किया है, जो 6 जुलाई से उपलब्ध होगा। विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अनुसार यह आधुनिक पासपोर्ट एक विशेष प्रेजेंटेशन बॉक्स और प्रामाणिकता प्रमाण पत्र के साथ मिलेगा। सीरिया की राजधानी दमिश्क के हिजाज इलाके में एक कैफे के अंदर हुए बम धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हुए। अधिकारियों के अनुसार यह हमला 1 किलो के इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिवाइस से किया गया। कनाडा और फिलीपींस ने रक्षा व्यापार और क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को और मजबूत करने के लिए अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति जताई है। स्पेन ने फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। आज खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबलों में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हरा दिया। स्पेन के लिए अजरबैल ने 2 गोल किए। स्पेन ने 2010 के विश्व कप फाइनल के बाद से पहली बार विश्व कप के किसी नॉकआउट मैच में जीत दर्ज की है। पुर्तगाल फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गया है। पुर्तगाल ने एक बेहद रोमांचक मैच में क्रोएशिया को 2-1 से मात दी और इस मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लूका मॉड्रिच के बीच भी मुकाबला था, जिसमें रोनाल्डो ने बाजी मारी। रोनाल्डो ने विश्व कप के नॉकआउट मैच में अपना पहला गोल किया है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज देर रात अर्जेंटीना का सामना कैप वर्डे से होगा और इस मैच में कैप वर्डे के गोलकीपर वेजिन्हा और मेसी के बीच मुकाबला देखा जाएगा। अर्जेंटीना की टीम मौजूदा चैंपियन है और मेसी अब तक इस विश्व कप में 6 गोल कर चुके हैं। अर्जेंटीना इस मैच में फेवरेट के तौर पर उतरेगी। विश्व कप में पहली बार खेली जा रही कैप वर्डे सबको चौंकाते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गई है। कैप वर्डे विश्व कप के नॉकआउट में पहुंचने वाली सबसे छोटी टीम है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में आज देर रात ऑस्ट्रेलिया का सामना मिस्र से होगा। ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अब तक अनुशासित खेल दिखाया है। ऑस्ट्रेलिया के पास लगातार दूसरे विश्व कप में राउंड ऑफ 16 में पहुंचने का मौका है, तो वहीं उनके पास पहली बार विश्व कप का नॉकआउट मैच जीतने का भी मौका है। मिस्र की टीम विश्व कप के इतिहास में अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखा रही है। टीम अब तक अविजित है और उनके पास अगले दौर में जाने का सुनहरा मौका है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में कोलंबिया का सामना घाना से होगा और यह मैच कैंसास सिटी स्टेडियम में खेला जाएगा। कोलंबिया की टीम शानदार लय में है और तकनीकी रूप से घाना से मजबूत मानी जा रही है। कोलंबिया को इस मैच में फेवरेट माना जा रहा है।
घाना की टीम मॉडर्न एरा में पहली बार फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप स्टेज से आगे बढ़ी है। नॉकआउट मैच में कोई भी टीम बाजी मार सकती है। इंग्लैंड ने महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से मात दी। ईगा श्वांतेक ने विमिल्टन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। श्वेतनिक ने दूसरे दौर में कैरोलिना प्लेस्कोवा को मात दी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।